आदाब। आज़ाद बुल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे अमरीकी फौजियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर हज़ारों डॉलर के इनाम का ऐलान। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को मुकम्मल शिकस्त देने के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। ईरान ने नया एयर डिफेंस स्ट्रक्चर तैयार करने का किया बड़ा दावा। ईरानी इंटेलिजेंस सर्विस से डर गया इसराइल, अपने ही लोगों को दे डाली बड़ी वार्निंग। रूस में यूक्रेन के ड्रोन ने फूंक डाला बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर, तेज हो रही दोनों की जंग। फ़लस्तीनी शादी में इस्राएली फौज का जुल्म, सभी मेहमानों को बेइज्जत कर जमीन पर लेटाया। और इंडोनेशिया में ज़लज़ले के बाद अब समंदर में उठी 3 मीटर तक ऊंची खौफनाक लहरें। शुरुआत करते हैं शो की। ईरान ने हर अमरीकी फौजी को मारने या पकड़ने के बदले एक बड़े इनाम का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान ईरान की आर्मी के कमांडर इन चीफ की तरफ से आया है। संडे यानी 16 अगस्त को ईरानी आर्मी के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने कहा कि जो भी ईरानी किसी अमरीकी फौजी को पकड़ कर लाता है उसे $30,000 का इनाम दिया जाएगा। आज की तारीख में $30,000 के इंडियन करेंसी में करीब 28,63,000 रुपये बनते हैं दोस्तों। $30,000 एक बड़ी रकम है। यानी ईरानी मिलिट्री कह रही है अमरीकी फौजी लाओ, मोटा इनाम पाओ। अमीर हातमी ने यह भी कहा है कि इस इनाम की रकम ईरानी आवाम की तरफ से दी जाएगी। अब वो कैसे दी जाएगी ये पता नहीं, यानी मिलिट्री और हुकूमत नहीं देगी, आई डोंट नो। यानी अब अमरीकी फ़ौजियों को पकड़ने या मारने पर बाकायदा कैश रिवॉर्ड का ऐलान भी कर दिया गया है। और ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव पहले ही बेहद ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। बातचीत से कोई सूरत हल होती दिखाई नहीं दे रही। होर्मुज़ में जहाज़ों पर हमला हो रहा है और दोनों अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। याद रहे कि इससे पहले भी ईरानी ओहदेदार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े इनाम की बातें कर चुके हैं। 15 मई को ईरान की पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी ने ट्रंप के कत्ल के लिए 50 मिलियन यूरो के इनाम वाली एक तजवीज़ का जिक्र किया था। यानी ईरान की तरफ से अब सिर्फ जंग और मिसाइलों की धमकियां नहीं, बल्कि अमरीकी फ़ौजियों को टारगेट करने के लिए बाकायदा इनाम का ऐलान भी सामने आ गया है। जंग तो हो नहीं रही, अभी तो रुकी हुई है, बातचीत हो रही है। ये तो तब होगा ईरानी अमरीकी फ़ौजी तब कोई पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा जब ईरान में कोई ग्राउंड ऑपरेशन हो। हम बार बार कहते हैं कि इस बार एक ग्राउंड ऑपरेशन के इम्कान है। ईरान ने तैयारी की है, पूरी की है, चप्पे चप्पे पर बारूद बिछा रखा है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन एक बड़ी तबाही लेकर आता है। अगर ऐसा हुआ तो बढ़ते आगे। ईरान के नए एयर डिफेंस सिस्टम की खबर और इसराइल के ईरान से डरने की एक नई वजह आपको बाद में बताएंगे। दोनों अहम खबरें हैं, इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए 16 अगस्त को सामने आई कुछ बड़ी और वायरल तस्वीरें। तस्वीरें आपको समझ में ज़्यादा आती हैं, तस्वीरों के ज़रिए खबर ज़्यादा समझ आती है। रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक सेंटर में ज़ोरदार आग लग गई। बताया जा रहा है कि मॉस्को रीजन के कोलेदिनो में मौजूद वाइल्ड बेरीज का करीब 2,50,000 स्क्वायर मीटर का लॉजिस्टिक सेंटर आग की जद में आ गया है। ये सेंटर रूस में वाइल्ड बेरीज का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर बताया जा रहा है, जहां करीब 13,000 लोग काम करते थे। सोचिए कितना बड़ा सेंटर है। सामने आई तस्वीरों और वीडियोस में पूरे सेंटर से धुएं का गुबार, बड़ा गुबार और दूर तक आग की लपटें फैली हुई दिखाई देती हैं। ये वीडियो भी इतनी दूर से लिया गया है जो कुछ 100 मीटर या कुछ किलोमीटर दूर से बनाया हुआ मालूम पड़ता है। यानी कितना बड़ा सेंटर था, किस तरह फूंक रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये तबाही यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के हमले के बाद हुई है। फिलहाल यूक्रेन और रशिया के बीच जंग बेहद तेज़ी से आगे बढ़ रही है, फिर से तेज़ हो गई है। अब फ़लस्तीन से एक तस्वीर देख लेते हैं, उसके बाद ईरान की खबरें। फ़लस्तीन से जो तस्वीर आई है वो दिल दुखाती है और इसराइल का जुल्म बताती है। फ़लस्तीन के अल फ़हम में एक शादी की खुशियां अचानक खौफ में बदल गईं, क्योंकि इसराइली फ़ौज ने शादी की महफिल में धावा बोल दिया। 15 अगस्त की रात वेस्ट बैंक वाले फ़लस्तीनी इलाके अल फ़हम में इसराइली फ़ौजी शादी की तकरीब में घुस गए और मेहमानों के बीच स्टन ग्रेनेड फेंक दिए। इसके बाद शादी में मौजूद तमाम लोगों को या ज़्यादातर नौजवानों को और मर्दों को ज़मीन पर लेटने का हुक्म दिया गया, जिससे पूरे इलाके में डर और अफरा तफरी फैल गई। आप तस्वीरों में बारातियों को बेरहमी की तस्दीक की शक्ल में ज़मीन पर उल्टे लेटे हुए देख रहे होंगे। ये मालिक हैं ज़मीन के।
यानी फ़लस्तीनियों के लिए अपनी ही ज़मीन पर शादी की खुशी भी इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई से महफूज नहीं रही और एक शादी की महफिल कुछ ही लम्हों में दहशत के मंजर में बदल गई। अल फहम का ये इलाका साल 1948 से ही इसराइल के नाजायज़ कब्ज़े में है। आप फ़लस्तीनियों की बेचैनी का सबब इन्हीं तस्वीरों से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वो क्यों बेचैन रहते होंगे। बढ़ते आगे, ईरान की मिलिट्री ने अमेरिका और इसराइल की कंप्लीट डिफीट यानी मुकम्मल शिकस्त तक पीछे न हटने का ऐलान कर दिया है। कहा कि अब मुकम्मल शिकस्त देंगे तभी पीछे हटेंगे। 16 अगस्त को ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के जनरल स्टाफ की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि रीजन में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ तब तक जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक उनकी मुकम्मल शिकस्त नहीं हो जाती। ईरान ने ये शिकस्त देने के लिए एक बड़ा प्लान भी बनाया है। हालांकि उस प्लान के बारे में बताया नहीं, मिलिट्री प्लान कौन बताता भैया। रिपोर्ट के मुताबिक ये बयान 1990 में इराक से ईरानी वॉर प्रिजनर्स की वापसी की बरसी के मौके पर जारी किया गया। ईरानी मिलिट्री ने कहा कि रेजिस्टेंस की विरासत अब नई नस्ल तक पहुंच चुकी है और ईरानी आवाम ने उस मिलिट्री ताकत का मुकाबला किया है जिसे ईरान दुनिया की सबसे ज़्यादा हथियारों से लैस मिलिट्री बताता है। बयान में कहा गया कि ईरान अपने बताए गए जायज़ हुकूक और अपनी लीडरशिप के मुतालबात को तब तक हासिल करने की कोशिश और जद्दोजहद जारी रखेगा जब तक दुश्मन सरेंडर नहीं कर देता। यानी ईरान कह रहा है कि अमेरिका और इसराइल को सरेंडर करना पड़ेगा और तब हमारी मुकम्मल जीत होगी, वरना तब तक जंग जारी रहेगी। दोस्तों, ईरान की मिलिट्री का ये बयान साफ करता है कि फ़िलहाल ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के बजाय मुकावमत यानी रेजिस्टेंस जारी रखने का पैगाम दे रहा है। इस बयान से ऐसा लगता है जंग रुकेगी नहीं, किसी न किसी सूरत में चलती रहेगी। अब एक बड़ी खबर सुनिए, ईरान ने नया एयर डिफेंस स्ट्रक्चर तैयार करने का ऐलान कर दिया है। यानी ईरान ने अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को एक बार फिर मजबूत करने का दावा किया है। 16 अगस्त को सामने आए इस ऐलान के मुताबिक ईरान ने पिछली जंग के दौरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम में कमांड, कंट्रोल, ट्रेनिंग और टैक्टिक्स के लेवल पर बड़े बदलाव किए। IRGC के एक अफसर ने बताया कि नए एयर डिफेंस स्ट्रक्चर में हथियारों और इक्विपमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन कलेक्शन और उसे अलग अलग यूनिट्स तक शेयर करने का तरीका भी बदला गया। अफसर के मुताबिक इन बदलावों की वजह से जंग के दौरान ईरान के ज़्यादा मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल हालत में रहने में कामयाब रहे। इसके साथ ही IRGC ने यह भी दावा किया कि जंग के दौरान उसकी एयर डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी का 85% से ज़्यादा हिस्सा महफूज रहा और तबाह नहीं हुआ। यानी ईरान ने सिर्फ 15% ही इस्तेमाल किया या उस 15% में अमेरिका और इसराइल ने तबाह भी किया होगा, लेकिन 85% महफूज रहा, ये IRGC का दावा है। यानी अमेरिका और इसराइल के हमलों के बावजूद ईरान का कहना है कि उसकी एयर डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी का बड़ा हिस्सा बचा रहा और अब इसी तजुर्बात की बुनियाद पर नया एयर डिफेंस स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। अगर आगे चलकर बातचीत नाकाम होती है तो दोबारा जंग शुरू होगी दोस्तों, और ईरान का ये नया एयर डिफेंस स्ट्रक्चर अमरीकी और इसराइली एयर स्ट्राइक्स के सामने उसकी अहम डिफेंस लाइन बन सकता है। अब इसराइल का डर भी देख लीजिए और समझ भी लीजिए। 16 अगस्त को आई इस खबर में इसराइली जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स को ईरान से होशियार रहने की वार्निंग दी गई है। इसराइली सिक्योरिटी ओहदेदारों के मुताबिक ईरान की इंटेलिजेंस के लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ज़रिए इसराइली पत्रकारों को, इसराइली जर्नलिस्ट को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया गया है कि ये लोग खुद को जर्नलिस्ट बताकर या इंटरव्यू और दूसरे प्रोफेशनल कोऑपरेशन की पेशकश करके पहले भरोसा कायम करते हैं और उसके बाद ऐसे फर्जी लिंक या फाइल भेजते हैं जिनके ज़रिए गूगल लॉगिन डिटेल्स हासिल करने की कोशिश की जाती है। इसराइल के मुताबिक मकसद सिर्फ पासवर्ड हासिल करना नहीं है, बल्कि इसराइल की ताज़ा सियासी और सिक्योरिटी डिटेल्स तक पहुँच बनाना भी है। यानी इसराइल का कहना है कि ईरान की इंटेलिजेंस अब साइबर तरीके अपनाकर उसके अंदर की यानी इसराइल के अंदर की अहम मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से इसराइली मीडिया पर्सन्स को पहले से ही वार्निंग दी जा रही है कि भैया बच के रहियो, हमारा भूकाल तो दुनिया काटती है। भारत नाम के देश में मोसाद, शिनबेट, इसराइली इंटेलिजेंस नाम के ढोल जो अंधभक्त बजाते हैं उन्हें मत सुनना, अपना ख्याल खुद रखना। ईरान की इंटेलिजेंस भी हाई फाई है। बढ़ते हैं आगे।
बात इंडोनेशिया की करते हैं। कल ही इंडोनेशिया में आए ज़बरदस्त ज़लज़ले में 50 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आई और अब इंडोनेशिया का समंदर भी उफान मारता दिखाई दे रहा है, गुस्से में है। तस्वीरों में तसिकमलाया के पमाम यांग पोर्ट पर 2.5 से 3 मीटर तक ऊंची खौफनाक लहरें उठती दिखाई दे रही हैं। इनकी वजह से कई मछली पकड़ने वाली बोट्स आपस में टकरा गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 से ज़्यादा नावों को, बोट्स को नुकसान पहुंचा है, जबकि करीब 300 मछुआरों ने अपनी हिफाजत के लिए समंदर में जाने का सफ़र रोक दिया। सामने आई तस्वीरों में तेज़ लहरें बंदरगाह के अंदर घुसती, कश्तियों को एक दूसरे से टकराती और पानी को दूर तक उछालती दिखाई दे रही हैं। यानी ज़लज़ले के बाद इंडोनेशिया में कुदरत का कहर अभी थमा नहीं है। एक तरफ ज़मीन हिल रही है, दूसरी तरफ अब समंदर की लहरें भी लोगों के लिए ख़तरा बन गई हैं। 2 तस्वीरें आप यहाँ से देख लीजिए। मैंने आपको करीबन 10-8 दिन पहले बताया था कि मोरक्को से एक बड़ी आबादी हज़ारों की तादाद में माइग्रेट हो रही है यूरोप की तरफ। वो ख़तरनाक सफ़र पर निकलकर यूरोप जाना चाहते हैं ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके। थाउजेंड ऑफ थाउजेंड लोग, हज़ार लोग कल रात और आज शहर में भी फिर से माइग्रेशन पर निकले और ये सारे माइग्रेंट्स हैं और ये मोरक्कन माइग्रेंट्स हैं और ये स्पेन के स्यूटा एनक्लेव में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये हज़ारों लोग आ चुके हैं। इस तरीके से मतलब बेचारगी, गरीबी इंसान को खुद अपनी मर्ज़ी से अपना वतन छुड़वा देती है, ये इसका सबूत है। और वो मोरक्को जिसने इसराइल के साथ अमेरिका के कहने पर अब्राहम अकॉर्ड साइन किए थे, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। अगर ये कहें कि अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाकर कोई सुधार आ गया होता तब भी मान लेते अब्राहम अकॉर्ड से कोई फ़ायदा होता है, लेकिन समझ में आ गया मुल्क की हालत नहीं सुधरती, आवाम वैसे ही परेशान रहती है, हुक्मरानों के कुछ मकसद ज़रूर पूरे हो जाते हैं। ईरान की खबरें छापने वालों ने एक ट्रेन जो है, ट्रेन का और ईरान के बड़े खूबसूरत रेलवे ब्रिज का वीडियो शेयर किया है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और बताया जा रहा है कि ईरान का एक्सपोर्ट जो है, ऑयल का एक्सपोर्ट, वो लगातार जारी है रेलवेज़ के थ्रू। यानी बड़े बड़े वैगन्स जो होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स जिसके अंदर तेल भरा होता है, वो रेल के ज़रिए जा रहे हैं दूसरे मुल्कों के लिए और एक्सपोर्ट से ईरान में पैसा आ रहा है। और ईरान जंग के बावजूद, महासरे के घेराबंदी के बावजूद चल रहा है, शान से चल रहा है। तो ये एक चाइना, रशिया को भी तेल जाता है, एक दूसरा बॉर्डर है, एक तुर्की की तरफ बॉर्डर है। तुर्की वाली हमने स्टोरी आपको बताई थी। तुर्की के लैंड और रेल बॉर्डर के थ्रू पूरे यूरोप में तुर्की के ज़रिए ईरान का माल जा रहा है और तुर्की के ज़रिए ईरान का ख़जाना भी भर रहा है। और ये अब उसकी तस्वीरें भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कम वक्त में ज़्यादा खबरें देना चाहता था मैं आपको और तस्वीरों के साथ दे दी। आज़ाद बोल इंडिया को अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। आप लोग मुझे मशवरा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग किस तरीके की स्टोरीज देखना चाहते हैं। अगर 100 जवाब किसी एक तरह की स्टोरीज़ पे आते हैं तो, और मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो निकले। मैं कोई ऑप्शन दे के आपको वहीं सेट नहीं कर देना चाहता कि हाँ ये देखना चाहते हैं, ये नहीं। आप खुद दीजिए। 100 जवाब अगर एक से आते हैं तो हम थोड़ा सा न्यूज़ के साथ साथ उस तरफ भी शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए एक ऑफ़र है। आप में से जिसे भी 5 साल का एक्सपीरियंस हो, अच्छा रिसर्चर हो और अच्छा स्क्रिप्ट राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में हर रोज़ मैं मेल एड्रेस डालता हूँ, वहीं आपके मेल का मैं जवाब दूंगा। अपना पीस ऑफ वर्क जो भी आपने काम किया, चाहे लिखने में, चाहे आप खुद एंकर भी रहे हो लिखने के साथ साथ, मुझे लिखने वाले ज़्यादा चाहिए, एंकर भी चल जाएगा, लेकिन लिखना आता हो तो मैं उन्हें एक अच्छी इज़्ज़तदार सैलरी और उनके काम के बेस पर सैलरी दूंगा। कोई और घर अच्छे से चलेगा अगर काम अच्छा होगा। तो ये ऑफ़र है। आप में से जो भी अच्छा हो, अगर बड़े मीडिया संस्थानों में काम किया है तो भी चलेगा, किसी बड़े यूट्यूब चैनल में काम किया है तो भी चलेगा, जिसे एक्सपीरियंस नहीं है, जिसे मीडिया का काका गागा नहीं आता, जिसे सिर्फ शौक़ है लिखने का, वो प्लीज़ ना अप्लाई करें, क्योंकि मैं किसी को भी एक दिन की ट्रेनिंग नहीं दे सकता। मैं उस हालत में नहीं हूँ। मुझे लोगों का साथ चाहिए, आपकी दुआ चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं एजुकेट नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।